हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो हमने लिया है परजरी के ऊपर। बेसिकली परजरी होता क्या है? परजरी है कि इनकेस अगर कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और दोनों पार्टीज़ में से जितने भी पार्टीज़ उस केस में इन्वॉल्व हैं उनमें से कोई भी पार्टी अगर कोर्ट के अंदर ओथ के ऊपर कसम खा के ये बोलती है, गवाही देती है कि इस केस में ये चीज़ें हुई हैं, या एफिडेविट के साथ में कोई एविडेंसेस कोर्ट के अंदर फाइल करती है और बाद में ये पता लगता है कि या तो वो गवाही झूठी है या फिर वो एविडेंस झूठे हैं, तो उसको हम बोलते हैं परजरी। तो कोर्ट के अंदर कुछ भी झूठ बोलना, कोर्ट के अंदर कुछ भी गलत गवाही देना, ठीक है, ये सब परजरी के अंडर आता है। और सेक्शन 340 सीआरपीसी इन सब चीज़ों को कवर करता है कि इन केस अगर कोर्ट के सामने कोई परजरी करता है, कोर्ट के सामने किसी केस के अंदर कोई परजरी करता है, तो सेक्शन 340 सीआरपीसी वो प्रोसीजर बताता है कि भाई अगर इस तरह की शिकायत कोर्ट के सामने आएगी जिसमें ये बोला गया है कि भाई इस कोर्ट के सामने इस केस में झूठ बोला गया, झूठी गवाही दी गई, झूठे फैक्ट्स दिए गए, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, तो उसका जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा कॉग्निजेंस लेने के बाद में किस तरीके से वो कोर्ट में केस चलेगा, वो सारा सेक्शन 340 सीआरपीसी में बताया गया है। और आज स्पेसिफिकली जो हम कवर कर रहे हैं परजरी को, वो हम कर रहे हैं 498A केसेस में, सेक्शन 125 मेंटेनेंस वाले केसेस में, ठीक है। मतलब मेनली हस्बैंड वाइफ के बीच में जो केसेस हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, और आपके चाइल्ड कस्टडी वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, उन सब को लेके हम परजरी को कवर कर रहे हैं। और वो कवर करना क्यों ज़रूरी हो गया है कि इस तरह के केसेस में नॉर्मली ये देखा गया है, ये ट्रेंड है कि दोनों पार्टीज़ ना तो अपनी इनकम को ठीक बताती है, ना अपने स्टेटस को ठीक बताती है, और फैक्ट्स को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमन हो या क्राइम अगेंस्ट मैन हो, ठीक है। तो मेंटल क्रूएलिटी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, फिजिकल क्रूएलिटी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, चीज़ें कुछ और होती हैं, बताया कुछ और जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि जो चीज़ें बताई गई हैं कोर्ट के सामने, जो दिखाई गई हैं कोर्ट के सामने, जो लिखा गया है कोर्ट के सामने, जो दिया गया है, वो सब गलत है, तो वो सब परजरी के अंडर आता है। अच्छा, इन सब गलत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके पार्टीज़ अपने लिए फेवरेबल ऑर्डर्स कोर्ट से ले रही हैं, और चैलेंज क्या बढ़ जाता है दूसरी पार्टी के लिए कि इस तरह के फेवरेबल ऑर्डर जब दूसरी पार्टी के लिए आ जाते हैं तो जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया उसके लिए चैलेंज हो जाता है उस ऑर्डर को पूरा करना, क्योंकि उसे पता है कि मैं ठीक हूँ, बावजूद उसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर आ गया है इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को लेके। तो परजरी एक ना बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, और इसका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 340 में बताया गया है। तो अगर सेक्शन 340 को मैं यहाँ पढ़ना शुरू करूँगा तो वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू हो जाएगा। तो एज एन लेमैन मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसीजरल इशू है। परजरी को मैंने एज एन लेमैन आपको बता दिया कि कोई भी झूठी चीज़ अगर कोर्ट में, झूठी गवाही, झूठे दस्तावेज, झूठे फैक्ट्स अगर कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं ओथ के साथ में, एफिडेविट के साथ में, तो वो सारी चीज़ें परजरी के अंडर में कवर होती हैं। अच्छा, कोर्ट ना ये कहती है कि परजरी ना एक सीरियस ऑफेंस है, और कोर्ट इस बात को मानती है कि अगर कोर्ट के सामने परजरी की गई है तो जिसने ये परजरी की है उसको डेफिनेटली जिस भी सेक्शंस में उसने ये परजरी की है, जिस भी ऑफेंस में उसने ये परजरी की है, उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑफेंस की मैंने यहाँ बात करी है। सेक्शन 340 ना सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है ना, ये ऑफेंस के बारे में बात नहीं करता। अभी हम आगे आने वाले टाइम में इसी वीडियो में हम बात करेंगे उन ऑफेंसेस के बारे में जिनमें कोर्ट सेक्शन 340 सीआरपीसी के प्रोसीजर के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। तो आइए बात करते हैं उन ऑफेंसेस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑफेंसेस की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंस की जो मैं बात करूंगा वो है सेक्शन 193 आईपीसी। और सेक्शन 193 आईपीसी क्या बोलता है? वो बोलता है पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस। जैसे टॉपिक से ही समझ में आ रहा है 193 में जो बोला गया है आईपीसी 193 में कि ये डिफाइन करता है पनिशमेंट को उन केसेस में जहाँ पे फॉल्स एविडेंसेस दिए गए हैं कोर्ट के अंदर। और इन केस अगर इस तरह के फॉल्स एविडेंसेस किसी केस में दिए गए हैं, चाहे वो एविडेंसेस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग दिए गए हों, चाहे वो एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग दिए गए हों, चाहे वो गवाही के अकॉर्डिंग दिए गए हों,
और उनका सबूत अगर आपके पास में है, उनके एविडेंसेस अगर आपके पास में है कि भाई जो ये बोला गया है, जो ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो ये गवाही दी गई है वो गलत है, और अगर आपके पास उनके सबूत हैं, तो आप कंसर्न्ड कोर्ट में आप 340 CRPC रेड विद सेक्शन 193 IPC के अंतर्गत आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और कोर्ट को उस कंप्लेंट एप्लीकेशन पे कोग्निजेंस लेना पड़ेगा, और कोग्निजेंस लेने के बाद में सेक्शन 340 CRPC में जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है, उस प्रोसीजर के अंतर्गत उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई आगे चलेगी। तो अगले ऑफेंस की बात करते हैं। अगला ऑफेंस है सेक्शन 195 IPC, और सेक्शन 195 IPC क्या बोलता है? गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रिकोर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। तो बेसिकली यहाँ 195 क्या बात कर रहा है कि अगर इस तरह के मामले में जहाँ पे जो सज़ा है वो लाइफ है, मतलब उम्र कैद की सज़ा जहाँ पे है, और मेनली अगर मैं इसको रिलेट करूँगा तो ये मुझे रिलेट करनी पड़ेगी डोरी डेथ के मामले में। सेक्शन 304A की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा कि डोरी डेथ के मामले में कई बार ये होता है कि जहाँ पे जो सज़ा है वो इस इंटेंशन की सज़ा होती है कि उसमें लाइफ तक की सज़ा किसी भी आदमी को हो सकती है, जो एक्यूज पर्सन है उसको हो सकती है, अगर ये प्रूव हो जाए कि वो डोरी डेथ है। तो कई बार क्या होता है कि डोरी डेथ के मामले में बहुत सारे झूठे गवाह खड़े कर दिए जाते हैं क्रुएल्टी को लेके, बहुत सारी झूठे गवाह, झूठे डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट झूठी बना दी जाती है। और इनकेस मैं फिर वही बोलूँगा कि अगर ये झूठी गवाह, झूठे सबूत, झूठे फैक्ट्स, अगर इन सब के अगेंस्ट आपके पास कोई गवाह है जो ये प्रूव कर पाए कि ये सब कुछ झूठा है, तो आप डेफिनेटली कोर्ट के पास जा सकते हो और अपना बचाव सेक्शन 340 CRPC के अंतर्गत, रेड विद सेक्शन 195 IPC के अंतर्गत आप जाके ले सकते हो। और आप जो हरासमेंट जो हस्बैंड को मिलता है, ठीक है, हस्बैंड की पूरी फैमिली को जो मिलता है इस तरह के केसेस में, आप उससे आराम से बच सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑफेंस की तरफ, जो है सेक्शन 195A IPC। अच्छा, सेक्शन 195A IPC क्या बोलता है? थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। मतलब आप किसी भी ऐसे इंसान को धमका रहे हो जो एविडेंस देने वाला है कोर्ट में, और आप उसको कहते हो कि नहीं आप झूठा एविडेंस दो, आप झूठी गवाही दो, आप झूठे सबूत पेश करो, आप झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाओ। अगर इस तरह की चीज़ें किसी के साथ में होती है, किसी मामले में होती है, तो आप कोर्ट में इस प्रोविज़न के तहत सेक्शन 195A के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको सज़ा दे सकता है, और आप कोर्ट में इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। इससे अगला जो ऑफेंस है, विच इज़ वेरी अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंस, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं उसको बोलूँगा, दैट इज़ 196 IPC। और 196 IPC क्या बोल रहा है? यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। आपको पता है कि आप जो एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो वो झूठा है, गलत है, बावजूद उसके आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको कोर्ट में फाइल कर रहे हो, और विद ओथ फाइल कर रहे हो, विद एफिडेविट फाइल कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोर्ट को जब ये चीज़ पता लगेगी, कोर्ट के संज्ञान में जब ये चीज़ आएगी, तो कोर्ट सेक्शन 196 के अंतर्गत उस इंसान के अगेंस्ट सज़ा निर्धारित कर सकता है। इससे अगला ऑफेंस की अगर मैं बात करूं, तो इससे अगला ऑफेंस आता है सेक्शन 199 IPC। और 199 IPC क्या बोलता है? फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज़ बाई रिसीवेबल एज एविडेंसेस। कि मतलब आप कोई ऐसा स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दे रहे हो जो कि एविडेंस माना जाएगा और वो झूठा है ना। तो इस तरह के झूठे स्टेटमेंट को देने पे भी कोर्ट आपको सज़ा दे सकता है, अगर इसके खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट को मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली 340 CRPC और साथ में रीड विद सेक्शन 199 IPC की एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा सकते हो, और कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले सकता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, वो है सेक्शन 200 IPC। और सेक्शन 200 IPC क्या कहता है? यूजिंग ए ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। कोई भी ऐसी एक डिक्लेरेशन कोर्ट के अंदर देना, कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी बात को डिक्लेयर करना जो कि आपको पता है कि भाई ये झूठ है, बावजूद उसके आप कोर्ट के अंदर वो डिक्लेरेशन देते हो ये बोल के कि नहीं जी ये बात तो सच है। तो इस तरह की डिक्लेरेशन को लेके जो सेक्शन यूज होता है वो सेक्शन 200 IPC यूज होता है, और सेक्शन 200 IPC में इस तरह की जो झूठी डिक्लेरेशंस होती है उसमें सज़ा निर्धारित की गई है। अच्छा, इससे अगला जो सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन, मतलब जो लास्ट ऑफेंस मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, वो है सेक्शन
211 मतलब 211 आईपीसी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और वो कह रहा है कि फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद द इंटेंट टू इंजरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इम्पोर्टेंट किस लिए है कि कई बार ना कुछ फॉल्स चार्जेस लगा दिए जाते हैं एक पार्टी के ऊपर, दूसरी पार्टी एक फॉल्स चार्जेस लगा देती है। लेट्स से कि कोई वाइफ है और वो ये चार्ज लगा देती है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा, जबकि उसके हस्बैंड ने उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया होता। वो ये चार्जेस लगा देती है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझसे डोरी डिमांड किया, जबकि कभी भी उसके हस्बैंड ने उससे डोरी डिमांड नहीं किया होता। कई बार इस तरह के चार्जेस लग जाते हैं कि नहीं हस्बैंड के घर वालों ने भी डोरी डिमांड किया, हस्बैंड के घर वालों ने भी क्रुएल्टी दी। तो इस तरह के जो चार्जेज हैं, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट में हो, चाहे वो कंप्लेंट या कोर्ट कंप्लेंट में हो, इस तरह के चार्जेज जो लगाए जाते हैं, अगर वो प्रूव हो जाता है कि ये चार्जेज झूठे हैं, तो सेक्शन 211 आईपीसी के अंतर्गत कोर्ट को अगर ये सबूत मिल जाते हैं कि ये जो चार्जेस लगाए गए थे वो चार्जेज एकदम झूठे थे, चाहे वो कंप्लेंट में हो, पुलिस कंप्लेंट में हो, या फिर एफआईआर में हो, या फिर वो कोर्ट कंप्लेंट में हो, तो उस आदमी के खिलाफ कोर्ट सेक्शन 211 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत सज़ा का निर्धारण कर सकते हैं, अगर उनके कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ें एप्लीकेशन के माध्यम से लाई जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह के ऑफेंसेस और सेक्शंस थे जिनको सेक्शन 340 सीआरपीसी गवर्न करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठना लाजमी है, एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन हम कोर्ट में कब लगा सकते हैं, हम कब फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी। इवन अगर ट्रायल ख़त्म भी हो गया है ना, ट्रायल ख़त्म हो गया है, जजमेंट आ गया, और उसके बाद में आपको ये पता लगता है कि इस केस में कुछ झूठे सबूत दिए गए हैं, झूठी गवाही दी गई है, झूठे डॉक्यूमेंट्स इसमें फाइल किए गए हैं, तो तब भी आप सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को कंसर्न कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और मतलब सच बताऊं तो ये 340 की ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको कहीं भी ना लिमिट नहीं किया गया है। दिस इज़ टोटली लिमिटलेस है ना, तो इसमें कोई लिमिटेशन की बाउंडेशन नहीं है। आप केस ख़त्म होने के बाद भी इसको लगा सकते हो, और जब ट्रायल आपका चल रहा हो आप तब भी लगा सकते हो। इनकेस आपको जब भी पता लगता है कि भाई जो मैंने ऑफेंसेस, जो सेक्शन मैंने आपको ऊपर गिनाए हैं, ठीक है, अगर उन ऑफेंसेस में से कोई भी आपको लगता है कि नहीं उन ऑफेंसेस में से कोई भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप उसी टाइम पे भी आप सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हो। मेरा तो अपना मतलब पर्सनली ये कहना है कि आप जितनी जल्दी आपको ये चीज़ पता लगती है कि झूठी गवाही दी गई है, झूठे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए हैं, झूठा एफिडेविट कोर्ट में लगाया गया है, आप तुरंत उसी टाइम पे 340 की एप्लीकेशन लगाइए। आपको कंसर्न कोर्ट में ही लगानी है, कहीं और तो लगानी नहीं है। जिस कोर्ट में ये सब चीज़ें हुई हैं उसी कोर्ट में आपको लगाना है, चाहे वो आपकी एमएम कोर्ट हो, चाहे वो आपकी हायर जुडिशरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जहाँ भी इस तरह के ऑफेंसेस हुए हैं, जो ऑफेंसेस मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, आप तुरंत उसी कंसर्न कोर्ट में 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं, और आप रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। अगर आपके पास सबूत है तो आप यकीन मानना आप बहुत अच्छा रिलीफ लेने वाले अपने केस में। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन उठता है वो दिमाग में ये आता है कि भाई हमने एप्लीकेशन दे दी, तो अब क्या होगा उस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे मैं बड़ा सिंपल वे में ना आपको 340 सीआरपीसी का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम एप्लीकेशन दे देते हैं किसी कंसर्न कोर्ट में, तो कंसर्न कोर्ट के पास में कुछ पावर्स हैं जिनको वो यूज़ करते हैं यहाँ पे, और वो 340 सीआरपीसी के अंतर्गत ही वो सारा प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर क्या है कि कंसर्न कोर्ट ये कर सकता है कि भाई उस एप्लीकेशन पे, उस कंप्लेंट पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकता है। इंक्वायरी के बाद में कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स उसके ऊपर दे सकता है, जो भी फाइंडिंग्स कोर्ट को मिल रही होगी। और अगर कोर्ट ये चाहे कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ये झूठी गवाही दी गई है कोर्ट के अंदर, झूठे सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट के अंदर, तो कंप्लेंट भी कर सकता है, पुलिस कंप्लेंट भी कोर्ट उसमें कर सकता है उस पर्टिकुलर उस आदमी के खिलाफ जिसने झूठी गवाही दी है, या जिसने झूठी गवाही देने के लिए किसी को मजबूर किया है, या किसी ने झूठे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं। दूसरा, कोर्ट ये भी कर सकता है कि कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, तो ये कंप्लेंट वो वहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, सेंड कर सकता है कि भाई इस कंप्लेंट को अब जो डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट है जिनके पास में इस चीज़ का जुरिडिक्शन है, वो उसकी सुनवाई, उसका कोग्निजेंस वहाँ पे लिया जाएगा। उसके आगे का जो प्रोसीजर है, जो उसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स है, वो उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के पास में होगी। तो कोर्ट इसको वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास में। इसके अलावा कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि वो जिसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है उससे कोई सिक्योरिटी कोर्ट के पास में रखवा सकता है कि भाई जब तक ये कोर्ट डिसाइड, जब तक ये मामला डिसाइड होता है, जब तक इस मामले के अंत तक हम पहुंचते हैं, तब तक कोई भी सिक्योरिटी कोर्ट वहाँ पे उस आदमी से रखवा सकता है। वो कोर्ट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह की सिक्योरिटी और कितनी सिक्योरिटी अपने पास में रखवाना चाहता है।
और दूसरा बाउंड डाउन भी कर सकता है, बाइंड भी कर सकता है उस आदमी को कि भाई अब ये जो मामला है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास में चलेगा, तो आपको डेट ऑन डेट वहाँ जाके इस मामले की सुनवाई करनी है, डेट ऑन डेट आपको वहाँ जाना है, ठीक है। इस मामले के अंतर्गत जितने भी सबूत हैं आपको वहाँ पे वो देने हैं। तो ये एक टॉपिक था जो हमने पर्जरी के ऊपर लिया था। और यकीन माना दोस्तों, जितने भी ये 498A के केसेस हैं जहाँ पे झूठी गवाहियाँ मैक्सिमम टाइम पे दी जाती हैं, जितने भी मेंटेनेंस के केसेस हैं जहाँ पे फैक्ट्स को ना ढंग से खोला नहीं जाता है, सारे झूठे फैक्ट्स वहाँ पे दिए जाते हैं, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी के केसेस रहे हों, मेंटेनेंस के केसेस रहे हों, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रहे हों, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सब झूठी गवाही के ऊपर ना डिपेंड हो जाते हैं लोग कि नहीं हम जितना झूठ लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि केस में हमेशा सच बोलना चाहिए और कोर्ट उस तरीके से काम भी करता है कि जो सच है कोर्ट उसको सुनता है, और झूठ के मतलब पैर नहीं होते। मैं तो इतना ही बोलूँगा, झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो अपने केस को जब भी कोर्ट में लेके आओ वो एक सच की बुनियाद पे खड़ा हो, ठीक है। वो बात की बात है कि आपके केस अगर सच्चा होगा, आपके पास फैक्ट्स होंगे, तो डेफिनेटली जो भी ऑर्डर आएगा वो आपके फेवर में आएगा। तो ये मेरा वीडियो था पर्जरी के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि आप अगर 340 को ढंग से यूज़ करते हो इस तरह के केसेस में जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इस तरह के ऑफेंसेस में जो आपने डिस्कस किए हैं मैंने आपसे अभी इस वीडियो में, तो आप यकीन मानना कि आप ना बहुत बड़ा रिलीफ कोर्ट से लेके आ सकते हो अपने फेवर में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको ये चैनल मेरा जो मैंने बनाया है ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये चैनल पसंद आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव आपको अगर लग रहा है, तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस किस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओनली लीगल टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, किस तरह की वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। जो वीडियोस हम बना के आपको पोस्ट कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव हैं या नहीं है, या इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है, जो कि डेफिनेटली हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। और मिलते हैं कि अगले वीडियो में कुछ अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच डियर।